तो अपना नेक्स्ट आता है ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 नंबर में आ सकता है। पूरा अस्थमा के जितने भी ड्रग्स हैं कौन कौन से यूज होते हैं 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अस्थमा क्या है? सबसे पहले अस्थमा देयर इज इम्पेयरमेंट ऑफ एयर फ्लो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल। ब्रोंकियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्रोंकोस्पाज्म और स्वेलिंग इन द ब्रोंकियल म्यूकोसा। एक तो स्पाज्म भी हो रहा है और म्यूकोसा के भी स्वेलिंग हो गई है ना, और जिससे क्या हो जाएगा और क्या हो, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ रहा है। तो 3 काम हो रहे हैं, एक तो ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, म्यूकोसल एडिमा हो रहा है और इंक्रीज ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन। तो ये तीनों काम हो रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, एयर वे है ना उसमें इम्पेयरमेंट होगा और एयर फ्लो सही से नहीं हो पाएगी तो अपने ब्रीथलेसनेस आएगी। ठीक है, तो यही होता है अस्थमा है ना। 3 जो चीज़ होंगी, ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोसल एडिमा और म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो एक होता है एक्यूट अस्थमा, इसमें क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ डिस्निया और एसोसिएटेड विद द एक्सपायरेटरी वीजिंग। तो वीजिंग होगी और एपिसोड्स आएंगे, लगातार नहीं होगा, एपिसोड्स आएंगे। क्रॉनिक में जबकि क्या होता है, कंटिन्यूस वीज एंड ब्रीथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, कफ एंड म्यूकोडिस्प्यूटम। तो कंटिन्यूसली अपने में चलता रहेगा इसका। क्रॉनिक अस्थमा का हमेशा के लिए रहता है अपने में है ना, इसके एपिसोड्स नहीं रहते, एपिसोड्स आएंगे एक्यूट अस्थमा में। फिर एक आता है स्टेटस एस्थमेटिकस, ये है एक्यूट सीवियर अस्थमा व्हेन एन अटैक ऑफ अस्थमा इज प्रोलॉन्ग विद सीवियर इंट्रैक्टेबल वीजिंग। तो जब ये अटैक जो था अपना एक्यूट अस्थमा का वो बहुत ज़्यादा देर तक हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, इसमें पेशेंट को एडमिट करके इसको तुरंत ट्रीट करना पड़ता है, नहीं तो इसमें डेथ भी हो सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट सीवियर अस्थमा। बहुत देर तक अगर अस्थमा का अटैक रह जाता है तो अपन बोलते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस। ठीक है, अब आते हैं ड्रग्स में। तो ड्रग्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर्स में 3 ग्रुप आते हैं, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, मिथाइलजैंथीन और एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, तो सिम्पैथोमिमेटिक में अपने साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, ये 4 नाम याद करने हैं। मिथाइलजैंथीन में थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन याद कर लेना। एंटीकोलिनर्जिक में एप्राट्रोपिन, टायरोपिन याद ही है। ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप आता है अपना ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट है ना, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर जो होते हैं, एल्टी रिसेप्टर, उसको ऐड करके उसमें ब्लॉक करते हैं। ठीक है, जिससे कि ल्यूकोट्राइन्स जो है एक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो मॉन्टेल्यूकास या फिर ल्यूकास, अभी नाम याद कर लेते हैं अपन, मैकेनिज्म वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, फिर आता है मास सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में 2 टाइप के हैं, सिस्टमिक और इनहेल्ड। सिस्टमिक में आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और मेथाइल प्रेडनिसोलोन आता है। इनहेलेशन में आता है बैक्लोमिथासोन, ठीक है, ब्यूटेसोनाइड, ये कर लेना 2 नाम। ठीक है, फिर अपना आखिरी आता है एंटी आईजी एंटीबॉडी, उसमें आता है ओमालिजुमैब। ठीक है, तो ये जो टोटल है 5 ग्रुप हैं, अपन इनको ध्यान से देखना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ब्रोंकोडायलेटर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी सबसे पहले सिम्पैथोमिमेटिक। ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक का एक्शन कैसे होता है, तो ये सिम्पैथोमिमेटिक हैं, बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे, बीटा 2 की एक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा, सीएएमपी बढ़ जाएगा। सीएमपी बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा, हिस्टामिन और ये ल्यूकोट्राइन्स वगैरह जो निकल रहे थे इनका इनिबिट हो जाएगा है ना, सिक्रीशन मास सेल से, और प्रमोट म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को बढ़ा रहे हैं ना, जो सीलिया वगैरह है उससे जो डस्ट पार्टिकल और जो इरिटेंट म्यूकोसा है वो सब बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेशन, और ये क्या कर रहा है कि इनिबिट कर रहा है जो भी मीडिएटर्स निकल रहे हैं उसके सिक्रीशन को मास सेल से, और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये होगी मैकेनिज्म एक्शन। तो इसमें 4 एग्जांपल याद करने को बोला था, एक तो साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन, एक सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल। सबसे पहले साल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटेलिन है ना, जो वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। ठीक है, तो रैपिडली ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, 1 से 5 मिनट में एक्ट करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, और ये किस में दिए जाते हैं, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में दिए जाते हैं। ठीक है, बस इतना याद कर लेना। सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल एकदम एक जैसे लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं अपन मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा में करते हैं, ये एक्यूट अटैक में कर रही है, मॉडरेट टू सीवियर में। और किस में करेंगे, परसिस्टेंट अस्थमा में भी करेंगे। और क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्यूट अटैक एज इट हैज़ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले इसको एक्यूट अस्थमा में यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है बहुत स्लो होता है। ठीक है, एक्यूट अस्थमा में कौन यूज़ करेंगे, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन, और सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल किस में करेंगे, परसिस्टेंट अस्थमा में। ठीक है, डोज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस इतना याद कर लेना। ठीक है, तो अपना होगा सिम्पैथोमिमेटिक। फिर आता है मिथाइलजैंथीन। तो मिथाइलजैंथीन का फिलहाल तो अभी यूज़ बिल्कुल कम हो गया है क्योंकि बहुत सारी अच्छी ड्रग्स भी आ गई हैं, इसकी नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। ठीक है, तो अपने यूज़ कैसे करते थे, देखो, थियोफाइलिन और माइलोफाइलिन है, फॉस्फोडाइस्टर को इनहिबिट करेगा, सीएमपी बढ़ेगा, सेम ऊपर वाले जैसे एक्शन बीटा एगोनिस्ट जैसा। ठीक है, तो ब्रोंको डायलेशन कराएगा, वही रिलीज कम कराएगा हिस्टामिन वगैरह का मास सेल से, और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका ये। फिर यूजेस देखते हैं, सबसे पहले यूजेस किसमें करेंगे, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी में करते हैं, एपनिया एंड प्रीमेच्योर इन्फेंट करते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट ये है कि मिथाइलजैंथीन ये जैसे सीएमपी बढ़ा रहा है ना, तो बहुत जगह सीएमपी बढ़ाएगा, सब जगह साइड इफेक्ट करेगा। ठीक है, किडनी में डायूरेसिस करा देगा, हार्ट को एक्टिवेट करेगा, जैसे टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, सीएनएस में एक्ट करके रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, हेडेक, ट्रिमर्स, ये सब करा देगा। जीआई में इरिटेशन करा देगा, तो नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। तो हर जगह जाके सीएमपी की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, सीएमपी जो भी करा रहा है वो एक्ट कराएगा। तो हर जगह जाके अपने जीआईटी, सीएनएस, हार्ट और अपने किडनी सब में जगह एक्टिविटी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं अपने एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक लास्ट ग्रुप है जो ब्रोंकोडायलेटर में था। एंटीकोलिनर्जिक में कौन कौन से आ रहे हैं, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है,
तो ये यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, सेलेक्टिवली ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, ब्रोंकियल स्मूथ मसल डायलेट हो जाएंगे, तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को इफेक्ट नहीं करती, जबकि जो है अपनी ऊपर वाली दो वो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को इफेक्ट कर रही थी, मतलब उसको कुछ भी मतलब क्लियर कर रही थी, क्लियरेंस ज़्यादा हो रही थी, सीलिया ज़्यादा बाहर फेंक रहा, तो अच्छा इफेक्ट था वो, ठीक है। दीज एंटीकोलिनर्जिक आर प्रेफर्ड ब्रोंकोडायलेटर एंड सीओपीडी एंड कैन बी यूज इन द ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकोडायलेटर और सीओपीडी में यूज़ करते हैं, तो तीनों ही हैं अपन ब्रोंकोडायलेटर सीओपीडी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तीनों आ गए, एक तो बीटा एगोनिस्ट हो गया, मिथाइलजेंथीन हो गया, और अपना ये एंटीकोलिनर्जिक, 3 ड्रग हो गए, है ना। तो उसको सिम्पैथोमिमेटिक बोले थे बीटा एगोनिस्ट को, ठीक है। अपना नेक्स्ट ग्रुप आता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये है अपना ल्यूकोट्राइंस, है ना, ये एक्ट करते हैं LT1 रिसेप्टर पे और अपना इफेक्ट दिखाते हैं और इन्फ्लेमेशन वगैरह कर देते हैं। तो मोंटेल्यूकास्ट, जाफर ल्यूकास्ट और जेल्यूटिन जो है वो एंटागोनिस्ट करते हैं, इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और इसको ब्लॉक कर देंगे, जैसे कि ये ल्यूकोट्राइंस एक्ट ना कर पाएँ और ये इन्फ्लेमेशन वगैरह ना हो। तो इट प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडाइलेशन, सप्रेस ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन एंड डिक्रीज हाइपर एसिड एक्टिविटी, है ना। एक तो ब्रोंकोडाइलेशन करा रहे हैं, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर रहे हैं और हाइपर एक्टिविटी कम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। दे आर इफेक्टिव फॉर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड अस्थमा एंड मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो ल्यूकोट्राइंस निकला है तो इससे जो इन्फ्लेमेशन होने वाला था उसको रोक रहा है, तो अपन इसको प्रोफाइलेक्टिक एजेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं कि पहले से ही अपन इसको दे देंगे जिससे कि अस्थमा आगे हो ना पाए, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक एजेंट इन माइल्ड टू मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, हेडेक, स्किन रैशेस, रेयरली यूसिनोफिलिया, ये सब हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है मास सेल स्टेबलाइजर। इसमें 2 एग्जांपल हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन, ठीक है। ये मास सेल स्टेबलाइजर होते हैं। ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ वेरियस मीडिएटर हिस्टामिन, जैसे हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर बाय स्टेबलाइजिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, ये जो मास सेल स्टेबलाइजर हैं, ये मास सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करेंगे और इससे जो मीडिएटर्स निकल रहे थे जो कि इन्फ्लेमेशन करा रहे थे और अस्थमा आगे करा रहे थे उसको रोकेगा, ठीक है। They also reduce the bronchial hyperactivity to some extent, but antigen antibody reaction is not affected। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। जो मास सेल के ऊपर आईजी एंटीबॉडी लगती है और उसके जाके एंटीजन जुड़ता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। तो होता ऐसा था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती थी और उससे मास सेल की जो मेम्ब्रेन है वो उसमें चेंज आते थे और फिर मीडिएटर्स निकलते थे। तो उसने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में तो कुछ नहीं किया, पर इसने सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखे, उसकी स्टेबलाइजेशन बना के रखा जिससे कि मीडिएटर्स ना निकले, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, अब इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो इसको इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन वगैरह होती है इसमें यूज़ करेंगे उसको कंट्रोल करने में, जैसे कि एलर्जिक अस्थमा में यूज़ करते हैं एज प्रोफाइलेक्टिक एजेंट टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म इंड्यूस्ड बाय एलर्जन एंड इरिटेंट। तो ये एलर्जन और इरिटेंट जो ब्रोंकोस्पाज्म करा रहे हैं उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इट कैन ऑल्सो यूज इन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, इन सब में यूज़ करेंगे टॉपिकल रूट एज अ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट। प्रोफाइलेक्टिक एजेंट समझ गए ना, पहले से दे देंगे कि इफेक्ट हो ना पाए। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, कफ, ब्रोंकोस्पाज्म, हेडेक, नासल कंजेशन, ठीक है, नेजल कंजेशन, ये सब हो जाता है। फिर आप देखो ये डायग्राम से समझे इसके मैकेनिज्म एक्शन। सबसे पहले क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है मास सेल में, मास सेल जो सेल मेम्ब्रेन है वो टूटती है और सारे मीडिएटर्स बाहर निकल जाते हैं। सारे मीडिएटर निकलेंगे, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब, तो ये डिसीज करा देंगे, अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा करा देंगे, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस करा देंगे, एलर्जिक राइनाइटिस करा देंगे, ठीक है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी करा देंगे। तो अपन ने कह दिया, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट दिया, कीटोटिफेन दिया, ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके देखेंगे और यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा, ना हिस्टामिन निकलेगा ना प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, जिससे कि एलर्जिक मीडिएटर नहीं निकलेंगे और ये सब डिसीज नहीं होगी, ठीक है। इसलिए अपन प्रोफाइलेक्टिक एजेंट की तरह यूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ग्रुप था अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसमें 2 टाइप के थे, सिस्टमिक और इनहेलेशन। सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, मेथाइलप्रेडनिसोलोन। इनहेलेशन में बेक्लोमिथासोन और ब्यूटेसोनाइड, ये 2 याद कर लो, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिक करते क्या हैं, ये फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ना हो, है ना। तो ये प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मीडिएटर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, TXA2, SRSA। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन और TXA2 को सिंथेसिस कम करते हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम होगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या होता है, एंटी एलर्जिक एक्शन होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट होता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिक का ये इफेक्ट है। फिर ये क्या करेंगे, दिस सप्रेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो याद करो, मास सेल स्टेबलाइजर से कोई मतलब नहीं था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, है ना, पर ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कम करेंगे जिससे कि जो मास सेल है वो कम एक्टिवेट होगी और उससे भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम आएगा, ठीक है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को ब्लॉक करके कर रहा है और वो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके कर रहा था, ठीक है। म्यूकोसेल एडीमा को भी कम करेगा और ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को भी कम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कि कैसे एक्ट करता है और क्या क्या काम करता है।
फिर जो इनहेल वाला था ना, इनहेलेशन से जो ले रहे थे, तो अपन उसको प्रोफाइलेक्टिक एजेंट की तरह यूज़ करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा में। उसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फोनिया और फेरेंजियल कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस इसलिए हो रहा है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और उसकी इम्यूनिटी भी कम कर रहा है ना, इम्यूनिटी कम होगा तो कैंडिडियासिस यहाँ पर ग्रो कर सकती है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लावा बोलते हैं इसको, विद स्टेरॉइड इज अवेलेबल, है ना। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को और स्टेरॉइड को अपन साथ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लूटिकासोन और सालमेट्रोल को, ब्यूटेसोनाइड और फॉर्मेट्रोल। ब्यूटेसोनाइड और फॉर्मेट्रोल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है दे हैव सिनर्जिस्टिक एक्शन यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी। दोनों का सिनर्जिस्टिक एक्शन है ना, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का और स्टेरॉइड का, ठीक है। दोनों ही है मतलब कि जो इसको प्रिवेंट करेंगे, तो अपन ब्रोंकियल अस्थमा और सीओपीडी में दे देंगे। दोनों यूज़ कर रहे थे ना ब्रोंकियल अस्थमा सीओपीडी में, तो दोनों को साथ में दे देंगे। फिर दे आर यूज्ड इन मॉडरेट टू सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। मॉडरेट टू सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा में भी अपन यूज़ करते हैं इनको। फिर आता है नेक्स्ट सिस्टमिक इनहेल्ड पढ़ी, अब सिस्टमिक आता है। सिस्टमिक में क्या, सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर यूज्ड इन एक्यूट सीवियर अस्थमा एंड क्रॉनिक सीवियर अस्थमा। सिस्टमिक वाले को जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ना सिस्टमिक वाले, तो अपन इसको एक्यूट सीवियर अस्थमा और क्रॉनिक सीवियर अस्थमा में यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिस्टमिक स्टेरॉयड प्रोड्यूस सीवियर साइड इफेक्ट्स सच एज गैस्ट्रिक इरिटेशन, हाइपरटेंशन, मसल वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एचपी एक्सेस सप्रेशन। एचपी एक्सेस सप्रेशन ये सब अपन एंडोक्राइन में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये ज़्यादा देर तक अगर अपन स्टेरॉयड को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, एचपी एक्सेस सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब अपना आखिरी ग्रुप बचता है एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो जो आईजीई है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है। तो जो यहाँ पर आईजी बाइंड कर रही थी मास्ट सेल के रिसेप्टर पे, वहाँ पर अब ये बाइंड करेगी एंटागोनिस्ट की तरह, तो आईजी के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी, इसलिए तो ओमालिजुमाब इसका एग्जांपल है। तो ओमालिजुमाब प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ आईजी टू मास्ट सेल। आईजी को मास्ट सेल से जुड़ने से रोकेगी, ठीक है। दस प्रिवेंट द मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। आईजी है वो मास्ट सेल से जुड़ती थी और उसके बाद मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देती थी और मास्ट सेल टूट के वहाँ से मीडिएटर्स निकाल देते थे। तो इसका कोई भी, है ना, और पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता आईजी में जो कि पहले से बाइंड है, ठीक है। इसका बस ये क्या करेगी, जो आईजी अलग फ्री है तो उसको आईजी को जोड़ने नहीं देगी मास्ट सेल से, पर जो जुड़ चुकी है उससे उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा एंड एलर्जिक डिसऑर्डर, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा में यूज़ करेंगे और एलर्जिक डिसऑर्डर में यूज़ करेंगे, जैसे कि नेजल एलर्जी एंड फूड एलर्जी। फूड एलर्जी और नेजल एलर्जी है तो अपन एंटी आईजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे रेडनेस, स्टिंगिंग, ईचिंग एंड इंड्यूरेशन। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो अपन ने सारे जितने भी ग्रुप्स थे सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या था, एक तो ब्रोंकोडायलेटर था, उसमें बीटा टू सिम्पैथोमिमेटिक, मिथाइलजेंथिन और एंटीकोलिनर्जिक था। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब की, फिर एंटी आईजी एंटीबॉडी। अपन ने सारे ग्रुप डिस्कस कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता भी दिया है और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी हैं। तो पढ़ लेना इसको, आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।